हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आपकी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो इससे पहले आपने पतंग कविता के प्रथम काव्यांश की व्याख्या और काव्य सौंदर्य पढ़ा। आज आप सब इसी पतंग कविता के दूसरे काव्यांश की व्याख्या और काव्य सौंदर्य समझेंगे। तो जैसे कि आपको पहले बताया था कि ये जो कविता है ये हिंदी के महान कवि आलोक धनवा जी द्वारा रचित है। तो अब इस पतंग कविता में कवि क्या कह रहे हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि कह रहे हैं कि बच्चे तो जन्म से ही अपने साथ कपास जैसी कोमल भावनाएं एवं लचीला शरीर लेकर आती हैं। न केवल उनकी भावनाएं श्वेत यानी कि स्वच्छ, पवित्र एवं कोमल होती हैं, बल्कि उनकी शारीरिक सक्रियता भी दिखते ही बनती है। उनके बेचैन चंचल पैरों को तो थमने या रुकने की सुध ही नहीं होती। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जो बच्चे हैं वो हर समय भागते और दौड़ते रहते हैं, यानी कि सक्रिय रहते हैं, जीवंत रहते हैं। वे कठोर पत्थरों एवं सतहों वाली छतों को भी मुलायम ही समझते हैं। उनकी उमंग इतनी उत्कट, धुनें इतनी तीव्र एवं सक्रियता इतनी बलवती होती है कि सभी दिशाएं उनकी सक्रियता की ताल से मृदंग की तरह बजती दिखाई देती है। तो जो मृदंग जो है ये एक वाद्य यंत्र है, जैसे ढोलक होती है उसी तरह ये मृदंग भी एक बजाने वाला यंत्र है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि चारों दिशाओं में एक मृदंग की ध्वनि जो है वो उन बच्चों को सुनाई देती है। तो आगे कवि क्या कह रहे हैं, जब वे पेंग भरते हुए आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। क्या कह रहे हैं कवि कि बच्चे इतने उत्साहित होते हैं कि वे दिशाओं को अपनी बोलियों से मृदंग की भांति झंकृत और कंपायमान कर देते हैं। कोमल एवं लचीला शरीर लिए हुए ये बच्चे जब दौड़ते हैं तो कवि को उनका दौड़ना एक झूले के समान लगता है। इसलिए कवि क्या कह रहे हैं कि जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, यानी कि जिस तरह एक झूला आगे पीछे चलता है तो कवि उसी तरह की कल्पना जो है वो बच्चों के माध्यम से कर रहा है। यानी कि जब बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वो झूले की तरह आगे और पीछे जो हैं वो चल रहे हैं। आगे कवि क्या कह रहे हैं कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। अब क्या कह रहे हैं कि कवि जो बच्चे हैं उनकी कम उम्र है और उनके अनुरूप उनमें जो शारीरिक लोच है उसकी ओर कवि संकेत करना चाहते हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि बच्चे अपनी धुन में पतंग उड़ाते उड़ाते जब कभी छतों के खतरनाक किनारों या मुंडेरों तक आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके रोमांचित शरीर का संगीत उन्हें गिरने से बचाता है। आगे कवि क्या कह रहे हैं, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अब कवि क्या कह रहे हैं कि ऊंची उड़ती पतंग की डोरी के सहारे ऐसा लगता है कि वो जो पतंग की डोरी है ना वो उनको गिरने से बचा रही है, यानी कि उस डोर के साथ वो बंधे हुए हैं। कवि कहना क्या चाहते हैं कि वो जो बच्चे हैं वो पतंग उड़ाने में इतने मगन हैं, इतने एकाग्र हैं कि उन्हें उड़ती हुई पतंग के साथ साथ उनके मन की बाल कल्पनाएं भी ऊंची उड़ान भर रही हैं। इसलिए कवि क्या कह रहे हैं कि बच्चों की कल्पना प्रवण मानसिकता को बिंबों के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। बच्चे अपने
रोमांचित शरीर की अदृश्य लय के कारण बचे रहते हैं। दिल धड़काने वाली ऊंचाइयों पर उड़ती पतंगें मानो अपनी डोर से इन बच्चों को थामे रहती हैं, यानी कि संभाले रहती हैं। तो बच्चों, ये है इस काव्यांश की व्याख्या। अब आप काव्य सौंदर्य के बारे में समझेंगे। अब इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य क्या है? सबसे पहले वही बात है कि काव्यांश की जो भाषा है वो साहित्यिक खड़ी बोली है, और दूसरा हिंदी के साथ साथ प्रचलित उर्दू शब्दों जैसे बेचैन, नरम, महज, खतरनाक आदि का प्रयोग हुआ है, और तीसरा उपमाओं एवं बिंबों की नवीन योजनाएं की गई हैं, जैसे दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, डाल की तरह लचीले वेग से, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां, रोमांचित शरीर का संगीत आदि एकदम नए बिंब प्रयुक्त हुए हैं। और चौथा काव्य सौंदर्य क्या है कि छतों को नरम बनाना, इसमें स्पर्श बिंब है। मृदंग की तरह दिशाओं को बजाना, इसमें श्रव्य बिंब है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां दृश्य बिंब आदि के उदाहरण पेश किए गए हैं। और पांचवा, कोमलता के लिए कपास की उपमा अत्यंत आकर्षक है। उपमा अलंकार का अन्य उल्लेखनीय प्रयोग निम्न पंक्तियों में है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से आदि।